हेलो फ्रेंड्स, ओसो कोडिंग के चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अ रोड मैप टू क्रैक ड्रीम आईटी एमएनसीज पार्ट टू। पार्ट टू से मतलब है, आपको याद होगा पिछला सेशन पार्ट वन मैंने डिस्कस किया था आपके साथ, और हमने डिस्कस किया था ड्रीम आईटी कंपनीज क्या होती हैं, उनके पैकेज, वर्क कल्चर, एरिया वर्किंग, उनका टेक्नोलॉजी यूसेज, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। और दोस्तों, कहीं ना कहीं हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया था कि किसी एक लैंग्वेज के साथ हमको अपनी जर्नी शुरू करना होगी। ये ज़रूरी नहीं है, किसी कंपनी का अटैचमेंट नहीं है कि आपको मल्टीपल लैंग्वेजेस आती हो, या वो जब कुछ असेसमेंट, मान लिया गूगल, अमेज़न, माइक्रोसॉफ्ट जब आपका असेसमेंट करती है, तो उनकी स्पेसिफिक डिमांड नहीं होगी कि आप पर्टिकुलर जावा में अपने कोड को डिफाइन करो, या जब आपने डीएसए इम्प्लीमेंट किया या कॉम्पिटिटिव कोडिंग की आपने प्रिपरेशन की, तो किसी कंपनी का लैंग्वेज स्पेसिफिक बाउंडेशन नहीं है। तो ये तय हो गया, ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर चुके हैं कि एक लैंग्वेज के साथ हमें आगे बढ़ना ज़रूरी है। वो लैंग्वेज आपकी चॉइस की हो सकती है। मैंने सजेशन ज़रूर दिया था कि जब हम फाउंडेशन लेवल पर कमांड करना चाहते हैं, जब हम अपनी शुरुआत करना चाहते हैं किसी लैंग्वेज के साथ में, तो जो मेरा एक मैंने बताया था 25 ईयर्स का जो मेरा एक्सपीरियंस है, उसमें मैंने ये कंक्लूजन ड्रॉ किया कि सबसे बेटर शुरुआत जो होती है प्रोग्रामिंग फाउंडेशन की, वो होती है सी और सी प्लस प्लस के थ्रू। सी प्लस प्लस में जब आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, तो सीपीपी के अंदर आपको एसटीएल करके एक टॉपिक मिलेगा, स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी, जिससे आपको कॉम्पिटिटिव कोडिंग में, डीएसए के इम्प्लीमेंटेशन में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हेल्प मिलेगी। और ये हेल्प मुझे लगता है कि शायद बाकी किसी और लैंग्वेज के साथ उतना या तो उन लैंग्वेज का उतना परफॉर्मेंस नहीं मिलेगा आपको, या फिर उतना सपोर्ट आपको रन टाइम पर, या जब किसी कोडिंग कंपटीशन में आप हो, या किसी कोडिंग इंटरव्यू राउंड को आप क्रैक कर रहे हो, तो वहाँ पर आपको सपोर्ट सी प्लस प्लस का कंपेरेटिव ज़्यादा होगा। तो ये एक मेरा सजेशन है। बाकी अगर आपकी जो चॉइस है वो पाइथन है, दैट इज़ ऑल्सो बेटर। जावा अगर आपकी चॉइस में, दैट इज़ ऑल्सो बेटर। तो इसमें कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। दैट इज completely योर चॉइस टू चूज वन लैंग्वेज फॉर योर स्टार्टिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ द लैंग्वेज। इसमें कहीं कोई डाउट कंफ्यूजन नहीं है। अब दोस्तों, अब हम बात कर रहे हैं पार्ट टू की, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूँगा कि आपका अटेंशन इसमें ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि अब कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके लिए कैंपस काफ़ी क्लोज है, खासकर थर्ड ईयर के स्टूडेंट या फोर्थ ईयर के वो स्टूडेंट जो अभी तक प्लेस नहीं हुए हैं, उनके लिए हॉट टाइम है। और जो फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के मेरे साथी हैं, उनके पास तो काफ़ी समय, अगर वो इस जर्नी को, इस रोड मैप को प्रॉपरली समझ लेंगे, अपने थॉट प्रोसेस में अगर इसको उतार लेंगे, तो फिर उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रेशर वाली स्थिति नहीं होगी, और बड़े कंफर्टेबल वे में वो इस पूरे रोड मैप को समझ लेंगे, उस पर प्रैक्टिस शुरू कर देंगे, और अंततः हम लोग हमारा जो भी फाइनल डेस्टिनेशन है वहाँ तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों, पार्ट टू को हम लोग डिस्कस करते हैं। कहीं इसमें डिटेल टॉपिक्स भी रहेंगे जिस पर आपको अपनी प्रिपरेशन करना ऑनगोइंग मोड में, तो मैं बहुत शॉर्ट में कवर करूंगा। आप वीडियो पॉज कर करके उन टॉपिक्स को भी समझ पाओगे। तो दोस्तों, जब हमने एक लैंग्वेज समझ ली कि वो सी, सी प्लस प्लस हो, या फिर जावा हो, या पाइथन हो, कोई भी एक लैंग्वेज को जब आपने कंफर्टेबली सीख लिया, प्रॉब्लम्स आपने काफ़ी सारी सॉल्व कर ली, अब आपको लैंग्वेज को लेके अब कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि कहीं फिर से कुछ प्रिपरेशन करना है। के बाद अब हम समझते हैं यहाँ पर, वी नीड टू अंडरस्टैंड अबाउट द आइडियल सीक्वेंस फॉर लर्निंग इन कमांड ओवर डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। अगर हम ड्रीम आईटी कंपनी को क्रैक करते हैं, करना चाहते हैं, तो बिना डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम के, बिना डीएसए के, ये कल्पना अधूरी रहेगी, ये सपना अधूरा रहेगा। तो दोस्तों, ये समझ में आ जाए हमको कि आइडियल सीक्वेंस क्या होगी। अगर हम डीएसए की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, डेटा स्ट्रक्चर चाहे वो सी प्लस प्लस से आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं, जावा से या पाइथन से, हमें कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको अपनी लर्निंग जर्नी में कवर करना जरूरी है। और ऐसा नहीं है कि नोन है, आपने लैंग्वेज पढ़ते समय भी ये सारे टॉपिक्स कुछ ना कुछ पढ़े हैं इसमें से। तो फंक्शंस, अरेज और 2D अरे और मल्टी डायमेंशनल अरे की बात कर रहे हैं हम लोग, स्ट्रिंग, सर्चिंग, सॉर्टिंग, ये बेसिक्स हैं।
आपने किसी भी लैंग्वेज में अगर आप प्रिपरेशन की होगी या प्रोग्रामिंग स्टार्ट की होगी, तो कहीं न कहीं फंक्शंस, अरेज़, स्ट्रिंग, बेसिक सर्चिंग सॉर्टिंग टेक्निक्स को आपने पढ़ा होगा। हाँ, ये ज़रूर है, जब हम डीएसए की बात करेंगे तो सारे सर्चिंग एल्गोरिथम्स, सारे सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, उनके कॉम्प्लेक्सिटी में डिफरेंसेस, कि उनका बेस केस में क्या परफॉर्मेंस है, एवरेज केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, या फिर वर्स्ट केस में उनकी इस तरह से कॉम्प्लेक्सिटी आती है। तो मुझे अपने एल्गोरिथम्स को अलग-अलग कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पर कंपेयर करना पड़ेगा। कुछ एडिशनल टॉपिक है जैसे हैशिंग है, हैश टेबल्स, फिर स्टैक्स, क्यूज, लिंक लिस्ट, रिकर्शन, बैक ट्रैकिंग, ट्री। ये कुछ ऐसे टॉपिक है जो डीएसए में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इन पर कमांड करना, इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग, मतलब डीएसए इम्प्लीमेंटेशन के समय तो क्या होगा कि इनकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग आना चाहिए और आप कोड लिख पाओ। आपको स्टैक इम्प्लीमेंट करने हैं, क्यू के एल्गोरिथम्स इम्प्लीमेंट करना है, तो बेसिक लेवल की कोडिंग आपको आना चाहिए। ट्री एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है। के बाद बाइनरी सर्च ट्रीज, हीप्स और प्रायोरिटी क्यूज, ग्राफ्स एंड एल्गोरिथम्स, ग्रीडी मेथड एंड डायनामिक प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों ये वो सारे टॉपिक्स हैं जिन पर कमांड करना 100% जरूरी है। तो दोस्तों डीएसए के अंदर एक तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ट्रीज के जो एल्गोरिथम्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट हैं। डायनामिक प्रोग्रामिंग एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी बहुत ज़्यादा वेटेज है। जब आप कॉम्पिटिटिव कोडिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं, डीएसए के एल्गोरिथम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये डीपी एक ऐसा टॉपिक है जो जो पेनिंग पॉइंट भी एक तरीके से मान सकते हैं काफ़ी सारे स्टूडेंट्स का। और ये कहीं ना कहीं रिकर्शन से कनेक्टेड है। अगर आप एडवांस लेवल के रिकर्शंस की बात करोगे और रिकर्शन को आप इफेक्टिव तरीके से इम्प्लीमेंट करने की बात करोगे, तो वो कहीं ना कहीं जाके डायनामिक प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट के साथ कनेक्ट करेगा। तो कई ऐसी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स होंगी जिनको हम लोग ग्रीडी मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं। कई ऐसी प्रोग्रामिंग सिचुएशंस होंगी जहां पर आपको डीपी के अलावा कोई सोल्यूशन नहीं होगा। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी टॉपिक आपके सामने शेयर किए थे, ये मैंने बहुत शॉर्ट में भी आपसे बात की। आप पॉज करके इनको समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप, कि इन सारे टॉपिक्स को पढ़ना 100% जरूरी है। इनको स्किप करके हम लोग जो भी डिजायर्ड आउटपुट चाह रहे हैं, जो डेस्टिनेशन आपके दिमाग में जिसको लेकर, जिस ड्रीम को लेकर आप अपनी तैयारी कर रहे हैं, वो ड्रीम हमारा जब भी फुलफिल होगा जब ये सारे टॉपिक में थॉरो कवरिंग विथ डिफरेंट प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स, डिफरेंट सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, जब तक हम कवर नहीं करेंगे, उनके सॉल्यूशंस की प्रैक्टिस नहीं करेंगे, मुझे ऐसा लगता है कि एवरेज लेवल पर कम से कम हम 300 टू 400 प्रॉब्लम्स अगर सॉल्व कर लेते हैं, तो फिर हमारे लिए सारी ड्रीम एमएनसीज की विंडो ओपन हो जाएगी। हम किसी भी कंपनीज को क्रैक कर पाएंगे, हम उतने उन कामों के लिए एलिजिबल होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यहाँ पर। अब असेसमेंट क्या है? आपको जब भी ड्रीम आईटी एमएनसीज असेसमेंट करती है, तो दे विल असेस यू ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पॉइंट्स। मतलब अभी मैंने आपको बात की है कि डीएसए का रोड मैप की आइडियल सीक्वेंस क्या होगी, डीएसए लर्निंग करना, उसमें क्या टॉपिक कवर होंगे। अब दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, जब कोई कंपनी आपका असेसमेंट करती है तो वो आपके अंदर क्या असेसमेंट करेगी, कौन से टॉपिक्स, किस चीज़ के नॉलेज को वो चेक करेगी। तो यहाँ पर जैसे अभी हमने डेटा स्ट्रक्चर के सारे टॉपिक पढ़े थे, तो सॉलिड डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम जरूरी है व्हेन दे विल असेस यू। डीप अंडरस्टैंडिंग इन सजेस्टेड डिजाइन सुटेबल टू अ प्रॉब्लम। तो दोस्तों यहाँ पर क्या होगा, अगर कोई प्रॉब्लम आपके सामने दी है एंड यू हैव वेरियस सॉल्यूशंस, तो कौन सा डिजाइन पैटर्न भी उसके लिए इफेक्टिव होगा, यहाँ तक जाके हम लोग डीएसए के साथ उसको क्लब करेंगे। सॉल्यूशन डिजाइन करना बाद में, चूज बाद में करेंगे हम एल्गोरिथम्स को, लेकिन मल्टीपल अगर डिजाइन सॉल्यूशन मेरे पास हैं, तो फिर उनमें से किसी एक को चूज करना, ये स्थिति बनती है। ये बहुत ज़्यादा जरूरी, स्ट्रॉन्ग ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट सारे, आप चाहे पाइथन में हो, जावा में हो या सी प्लस प्लस में हो, उप्स पढ़ना बहुत जरूरी है। तो उप्स के सारे कोर कॉन्सेप्ट्स यहाँ पर कवर होंगे, स्पेशली डिज़ाइन, क्योंकि लो लेवल हाई लेवल डिज़ाइंस पर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं।
तो डिज़ाइन पैटर्न को अपने को मिस नहीं करना है उप्स के साथ में। लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, उसकी कैपेबिलिटी, उसकी लिमिटेशंस, सब कुछ आपको आइडिया होना चाहिए। क्लियर? तो ये वो ज़रूरी पॉइंट है जो कंपनी जब आपको इंटरव्यू करती है तो उसके क्राइटेरिया में ये पैरामीटर्स होंगे आपके असेसमेंट को लेकर। बात आता है कोर सब्जेक्ट की अंडरस्टैंडिंग। कोर सब्जेक्ट अंडरस्टैंडिंग मतलब दोस्तों ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ C++ या DSA कर लेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। जितने बड़े ब्रांड है वो कई और पैरामीटर्स पे भी आपको असेस करेंगे। कोर सब्जेक्ट्स जो आपने बीटेक की डिग्री में, MCA की डिग्री में या और सपोज BCA करके भी आपने कई सारे सब्जेक्ट अगर पढ़े तो आपके पास ये ऑप्शंस होंगे उस लेवल की कंपनीज के लिए। आपने ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा है, DBMS, नेटवर्किंग, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर आर्किटेक्चर। ये कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपके करिकुलम का भी पार्ट होते हैं और इनको जब हम पढ़ते हैं तो इस तरीके से उसमें हमारा सिलेक्शन होना चाहिए कि जब कंपनी स्पेसिफिक कभी बात करे तो वो टॉपिक पे आप रिप्लाई कर पाओ। ठीक है, कंप्लीट OS आपका रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन खासकर मेमोरी मैनेजमेंट, CPU शेड्यूलिंग, सिंक्रोनाइजेशन, डेडलॉक्स, इनके कॉन्सेप्ट आपको बहुत क्लियर होना चाहिए OS के अंदर। क्लियर? DBMS डेटाबेस बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। बैकएंड लेवल की प्रोग्रामिंग में कहीं भी आप काम करोगे तो डेटाबेस के सारे कॉन्सेप्ट्स, कीज, नॉर्मलाइजेशंस, SQL, PL/SQL, तो PL/SQL बहुत ज़्यादा पूछी नहीं जाती पर SQL आपको बेसिक लेवल पर आना जरूरी है। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स आपको पता होना चाहिए, गेट्स, सर्किट, सारे जितने इंपॉर्टेंट सर्किट्स हैं उनका सबका रोल पता होना चाहिए। और कंप्यूटर आर्किटेक्चर का अगर नॉलेज होगा तो ही हम जब कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशंस आती हैं और जितना आर्किटेक्चर को लेके आपकी अंडरस्टैंडिंग होगी वैसे फिर हम लोग सॉल्यूशन दे पाएंगे। तो दोस्तों इन सब्जेक्ट्स का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है क्योंकि जब हम कुछ भी मिस करना नहीं चाहते हैं तो इनको छोड़ना नहीं है, इन पर ध्यान देना। हालांकि ये थोड़ा सा सिलेक्टिव स्टडी होगी, पूरी पूरी बुक नहीं पढ़ना जितना आपके सिलेबस में था, सिलेक्टिव होगी, थोड़ा सा प्लान वे में आप काम करोगे तो ज़्यादा क्लैरिटी होगी को लेके। फिर इफेक्टिव और क्लीन कोड लिखने की आपको प्रैक्टिस डेवलप करना है। जैसे हम लोग भी हमारी जो भी कोडिंग सीरीज होती है हम शुरू से बात करते हैं, प्रॉपर इंडेंटेशन आपको फॉलो करना है। जब आपको लॉजिक बना रहे हो तो मल्टीपल सॉल्यूशंस आपके सामने, तो बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको जाना है। तो क्लीन कोड मतलब एम्बिगिटी नहीं होना चाहिए कोडिंग में। कोड आपका कोई पढ़ रहा है समझ नहीं पा रहा है बिल्कुल भी, तो क्लीन और एफिशिएंट कोड लिखना बहुत जरूरी है। एबिलिटी टू एवेल्युएट इफिशिएंटली योर कोड एट डिफरेंट लेवल, कि जब उसका एल्गोरिथम्स की बात होगी, कौन सा एल्गोरिथम आपने सिलेक्ट करा, कौन से डेटा स्ट्रक्चर्स पे आप काम कर रहे हो, तो जो सॉल्यूशन आपने बनाया है उसके टाइम और स्पेस के कंस्ट्रेंट क्या है, मतलब कॉम्प्लेक्सिटी लेवल पर जो मैंने एल्गोरिथम चूज किया उसकी इफिशिएंसी क्या है, यहाँ तक की क्लैरिटी। और इन ऑल जब वो परफॉर्मेंस जब आ रहा है, जब टाइम मिल रहा है आपको आपके एग्जीक्यूशन का, आपकी एप्लीकेशन को रन करने का, यहाँ तक का असेसमेंट होता है। मतलब अगर आपने कोई सॉल्यूशन दिया तो उसके लिए क्या टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, किस टाइम बाउंडेशन के साथ में वो आप अपना आउटपुट जनरेट कर पा रहे हो, कितने एफिशिएंट तरीके से, इसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। और अगर आपने कॉन्फिडेंस के साथ प्रैक्टिस की हुई है तो कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उतने एफिशिएंट कोड आप लिख पाओगे। तो अब साथियों ये बहुत ज़रूरी बात हो गई कि प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। कंपनीज के बाद ऑनलाइन आपको असेस करने के ऑप्शंस हैं, आपको ऑनलाइन इंटरव्यू करने के ऑप्शंस हैं। तो हम अपने अपने सिटीज़ में, अपनी डिस्ट्रिक्ट में बैठकर, आपके कस्बे के अंदर बैठ के भी आप बड़ी से बड़ी कंपनी में अपीयर हो सकते हो, वहाँ पर कॉन्फिडेंटली अपने आप को प्रेजेंट कर सकते हो। तो अब वो चिंताएं नहीं है कि मैं उस लेवल के कॉलेज में नहीं हूँ तो मेरा क्या होगा, सारे ऑप्शंस आपके लिए ओपन है। तो दोस्तों ये वो क्राइटेरिया थे सारे जो कंपनी आपके साथ असेसमेंट में लेती है। अब आती है एक इम्पॉर्टेंट बात, बेस्ट वे टू गेट रेडी फॉर द असेसमेंट। हमने बात करी कि DSA पूरा पढ़ो, फिर हमने बात करी कंपनी DSA के अलावा भी क्या क्या आप में देखती है, क्या आपसे एक्सपेक्ट करती है, वो सारे पॉइंट हमने समझ लिए। अब ये पॉइंट आ गया कि जब अगर मुझे असेसमेंट के लिए आगे बढ़ना है तो वो बेस्ट मेरी प्रिपरेशन क्या होना चाहिए। तो एक तो राइटिंग कोड ऑन पॉपुलर कोडिंग प्रैक्टिस वेबसाइट्स। अभी से आप नॉर्मल में तो चलो VS कोड या
कोड ब्लॉक है, डेव C++ है, सबलाइम एडिटर, ऐसे कई टूल्स आप यूज़ करते हो अपनी डे टू डे की प्रैक्टिस में, कोडिंग प्रैक्टिस में। अब आप मैं अभी C++ के रेफरेंस से बात कर रहा हूँ। जावा पाइथन के साथ कुछ टूल्स तो कॉमन है, कुछ हमारे एडिशनल हो जाएंगे अगर हम लैंग्वेज चेंज करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि हम कोडिंग वेबसाइट्स की तरफ आगे बढ़ें। जितनी पॉपुलर कोडिंग वेबसाइट्स पे आप डे टू डे प्रैक्टिस डेवलप करोगे तो एक एनवायरनमेंट से साथ ट्यून्ड होने की हमारी प्रैक्टिस होगी। कल जब हम कोई कंपटीशन फेस करेंगे तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा, एक अलग ही कॉन्फिडेंस आपका बिल्ट होगा। तो बहुत अर्ली स्टेज से जैसे जैसे हमारा लैंग्वेज में कॉन्फिडेंस बनते जाए, मेरा आपको सजेशन है कि आप कोडिंग प्रैक्टिस वेबसाइट्स की तरफ आगे बढ़ो। वो क्या क्या होंगे, उनका असेसमेंट क्या होता है, वो भी हम आज डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा एप्टीट्यूड लेवल पर आप प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि जो कई सर्विस बेस्ड जो कंपनीज होती हैं वहाँ पर एप्टीट्यूड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। वो लोग बहुत बहुत हायर साइड वाला डीएसए आपको टेस्ट नहीं करेंगे या कॉम्पिटिटिव कोडिंग टेस्ट नहीं करेंगे। मॉडरेट लेवल का डीएसए वहाँ पर काम आ जाएगा और फिर साथ में आपको एप्टीट्यूड सपोर्ट करेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल वहाँ पर रोल प्ले करेगी यहाँ। तो शार्प कम्युनिकेशन स्किल भी रिक्वायर्ड है। जरूरी नहीं कि वो 100% इंग्लिश में हो, पर आपका प्रेजेंट करने का तरीका क्या है, आपका कॉन्फिडेंस क्या है, वो कॉन्फिडेंस वहाँ पर पे करेगा। तो दोस्तों ये वो पॉइंट है 3 जो आपको कहीं ना कहीं अपने आप को रेडी साबित करने में आसानी होगी इनके थ्रू। अब हमने जब बात की कि इस तरह से आप अपने आप को तैयार करो तो सबसे पहली बात मैंने बताई थी कि डिफरेंट कोडिंग वेबसाइट्स पे जाना है। तो कुछ पॉपुलर कोडिंग प्लेटफॉर्म्स के नाम हमने वेबसाइट्स के लिखे हैं, वो बहुत नोन है, आप लोगों को भी आइडिया होगा। जिन्हें नहीं है वो इनमें से कोई भी एक चूज कर लें और अपना काम शुरू कर दें। तो खासकर हैकर रैंक, हैकर अर्थ, कोड फोर्सेस, लीड कोड, गीक्स फॉर गीक्स, कोड शेफ, ऐसे कई कोडिंग प्लेटफॉर्म्स है जहाँ पर जाकर अपनी कोडिंग प्रैक्टिस आप स्टार्ट कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आप उस एनवायरनमेंट से ट्यून नहीं होगे, फ्यूचर में कॉम्पिटिशन फेस नहीं कर पाएंगे। क्या होता है, घर पर हम लोग VS कोड ओपन किया, कोड टाइप कर लिया, तो कोई हमारे साथ कंपटीशन करने वाला नहीं है, कोई बताने वाला नहीं कि आपका परफॉर्मेंस कैसा है, आपने जब कोई सोल्यूशन दिया वो किस टाइम फ्रेम में दिया है, या जो एक स्टैंडर्ड है, जो सोल्यूशन एक्सपेक्टेड है, उस फॉर्मेट में आप अपना आउटपुट दे पा रहे हो कि नहीं दे पा रहे हो। तो इनके लिए ये कोडिंग प्लेटफॉर्म्स आपको सपोर्ट करेंगे। आपको जिसमें कंफर्टेबल फील करते हो उसके साथ आप आगे बढ़ सकते हो। यहाँ पर 1 या 2 कोडिंग प्लेटफॉर्म सफिशिएंट है, कोई भी 2 का कॉम्बिनेशन बना सकते हो आप, अलग अलग लेवल की कॉम्प्लेक्सिटी और प्रॉब्लम्स को समझते हुए। उसमें आप थोड़े से कुछ मतलब अपने सीनियर्स के सजेशन भी ले सकते हैं, या हम कुछ स्पेशल सेशन लेके भी बात इस पर करेंगे आगे। तो ये वो कोडिंग वेबसाइट्स के नाम हो गए दोस्तों। अब हम देखते हैं इन कोडिंग वेबसाइट्स के फायदे क्या हैं। अगर हम इन कोडिंग वेबसाइट्स की तरफ आगे बढ़ते हैं तो आपको ये क्या एडवांटेज प्रोवाइड करेंगे। तो एक तो जो भी बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होते हैं उनकी प्रैक्टिस आपको मिल जाएगी। आप C++ में काम कर रहे हो, जावा में, पाइथन में, तो प्रॉब्लम जब आपके सामने आएगी तो उसके लिए बेस्ट जो सॉल्यूशन है वो आपको डिज़ाइन करना और उस पर पोस्ट पोस्ट करनी है। आपका सॉल्यूशन जैसे सबमिट होगा, सबमिट होने के बाद आपका कॉन्फिडेंस ही अलग होगा। डे बाय डे आपकी रैंक इम्प्रूव होगी, उसका जो स्कोर है वो आपको हेल्प करेगा। तो प्रैक्टिस के लिए ये कोडिंग प्लेटफॉर्म जरूरी है। डिफरेंट कॉन्टेस्ट में आप अपीयर हो सकते हो, इसमें बिगिनर लेवल के भी ऑप्शंस आपके पास होंगे और कई वीक लॉन्ग मैराथन्स भी होती हैं जो एक एक वीक, डेढ़ डेढ़ वीक तक चलती हैं। उन मैराथन्स में, कोडिंग मैराथन्स के अंदर आप पार्टिसिपेट कर पाओगे। हैकेथॉन्स होंगी जहाँ पर रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स और बिजनेस चैलेंज आपके सामने होंगे। इन हैकेथॉन में अगर आप लगातार, क्योंकि हैकेथॉन का लेवल ही जब आता है जब आप थोड़ा सा अच्छी खासी प्रैक्टिस कर चुके होंगे, आपका कमांड हो चुका होगा, छोटे छोटे कॉन्टेस्ट में आप अपीयर होना स्टार्ट हो चुके होंगे, उसके बाद फिर आप हैकेथॉन वाली बात करोगे। उसके बाद ये उस लेवल के बिजनेस चैलेंज या जो कॉम्पिटिशन्स आपके सामने आती है उसको फेस कर पाओगे। तो ये दोस्तों तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। तो प्रैक्टिस राइटिंग कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रनिंग टेस्ट केसेस, क्योंकि जब आप
इन कोडिंग प्लेटफॉर्म पे जाएंगे तो राइटिंग कोड मतलब उसका प्रैक्टिस डेवलप होगा, जो कोड लिखना है। दूसरी आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी टेस्ट केसेस को रन करना। ये सारी कोडिंग वेबसाइट जो हमने डिस्कस की थी, ये आपको ऑप्शंस देगी कि जब जो इनपुट डेटा है डिफरेंट टेस्ट केसेस दे दिए आपको, उन टेस्ट केसेस के करस्पॉन्डिंग ये आउटपुट है। आपका जब कोड सबमिट होगा तो सारे टेस्ट केसेस को फुलफिल करना चाहिए। अगर वो सारे टेस्ट केसेस को मैच कर पाता है तो फिर हमारा कोड प्रॉपरली सबमिट होगा। ये एक ज़रूरी बात है। अगर यहाँ कुछ इश्यूज आते हैं देन वी कैन गो फॉर ऑप्टिमाइजिंग कोड। कई बार होता है जो सॉल्यूशन आपने दिया वो किसी रीज़न से सबमिट नहीं हो रहा है, कुछ माइनर आपने चेंज किए, हो सकता है डेटा टाइप्स के भी इशू आ जाते हैं कई बार सबमिशन में। तो कोड ऑप्टिमाइज करके हम लोग ज़्यादा बेटर तरीके से और कोड को रिफाइन करके फिर सबमिट कर सकते हैं हम लोग नेक्स्ट ऑप्शन में। तो ये एक ज़रूरी कॉन्सेप्ट अपने को समझना। अब दोस्तों जब इन कोडिंग वेबसाइट्स में आप डे टू डे प्रैक्टिस करते हो तो कुछ तरह की एरर्स आती है जिनको समझना बहुत ज़रूरी है। मतलब जब आप अपनी कोडिंग प्रैक्टिस डेवलप करोगे तो बोल तो दिया अभी, जैसे मैंने गाइड कर दिया आपको कि आप तो डिफरेंट कोडिंग वेबसाइट्स पे आप वर्किंग अपनी स्टार्ट कर लो। छोटे छोटे बिगिनर लेवल के कोड से आप शुरू करोगे, डे बाय डे आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। लेकिन जब इन कोडिंग वेबसाइट्स पे आप जाते हो तो कुछ कॉमन एरर्स आपके सामने आती हैं। वो नाम हो सकता है हम लोग रूटीन, जब हमारे एडिटर पे या आईडी पे जब आप कोडिंग प्रोग्रामिंग करते हैं तो हो सकता है उस एरर के नाम वहाँ पर सुनने में नहीं आते हैं। लेकिन जब आप कोडिंग वेबसाइट्स पे जाते हैं तो कुछ पॉपुलर एरर्स आपके सामने होती हैं। तो वो उन कीवर्ड्स का क्या मीनिंग है, एरर के साथ जो कॉम्बिनेशन में आपके साथ कीवर्ड आएंगे, उन कीवर्ड्स का क्या एक्चुअल रोल है, वो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ, जिससे कि आप इन कोडिंग वेबसाइट्स पर जाओ तो एकदम से एरर आने पर कुछ नया फील नहीं हो, क्लैरिटी हो आपको कि एरर किस कारण से आ रही, क्या रीज़न है इसके पीछे। तो एक होता है WA। WA मीन्स रॉन्ग आउटपुट। अगर आपका प्रोग्राम सब कुछ चल रहा है, सारे टेस्ट केसेस आपने अप्लाई कर दिए, लेकिन वो करेक्ट आउटपुट नहीं दे रहा है, अगर आउटपुट मैच नहीं होगा तो वो WA की आपको एरर आ जाएगी यहाँ पर एक। क्लियर। इसके बाद RTE, दैट इज रन टाइम एरर। व्हेन कोड फेल्स एट रन टाइम, फॉर एग्जांपल डिवीजन बाय 0। वो जो एक्सेप्शन वाली सिचुएशन कभी आती है प्रोग्रामिंग में, जब IO को लेके, क्लियर, अरे के इंडेक्स को लेके, या डिवाइड बाय 0 वाला कोई केस अगर आ रहा है, तो ऐसे केसेस में अगर एरर आती है तो उसको हम बोलते हैं रन टाइम एरर। जो नॉर्मल प्रोग्रामिंग में इसके लिए वर्ड यूज होता है एक्सेप्शन, वो एक जरूरी है। कंपाइल टाइम एरर, जब आपका कोड कंपाइल टाइम पे पास नहीं हो पाया, सिंटेक्स में कहीं ना कहीं इश्यूज हैं, तो वो CTE वाला केस है, कंपाइल टाइम एरर। ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट एरर है, ये दोस्तों बहुत ज़्यादा जरूरी है। ये दो जो आ रहे हैं ना आपके सामने, टाइम लिमिट एक्सीडेड और मेमोरी लिमिट एक्सीडेड, ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। क्योंकि आपने जब अपना सॉल्यूशन दिया, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, अब जब आपने रन किया कोड तो वो उस टाइम फ्रेम के अंदर नहीं आया जो एक्सपेक्टेड है। नॉर्मल केस में 1 सेकेंड काउंट होता है, 1 सेकेंड से अगर ज़्यादा टाइम ले रही है आपकी प्रोसेस, आपका सॉल्यूशन, तो फिर वो टाइम लिमिट एक्सीड की एरर जनरेट करेगा, क्योंकि आपको अपने सॉल्यूशन में टाइम बाउंड देना पड़ेगा यहाँ पर। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। TLE, टाइम लिमिट एक्सीडेड की अगर एरर आ रही है तो तुरंत क्लिक हो जाना चाहिए कि हमारा प्रोग्राम जो टाइम टेकिंग है, कंपेरेटिव ज़्यादा टाइम ले रहा है प्रोसेस में। सेम बात आती है जब हमारी प्रोसेस जो एक्सपेक्टेड मेमोरी एरिया उससे बियॉन्ड जाके मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई कर रही है, तो जो इंडिकेटेड लिमिट है मेमोरी की उसको अगर वो क्रॉस करती है तो फिर ये मेमोरी लिमिट एक्सीडेड की एरर आती है इसके साथ में। और एक एरर आती है कांस्टेंट वायोलेशन को लेके। अगर कोई कांस्टेंट आपके साथ में डिफाइन कर दिया कि मुझे लॉन्ग लॉन्ग में 10⁹ में रिजल्ट देना है, आपने सॉल्यूशन दिया, आपने नॉर्मल इंटीजर ले लिया रन टाइम पर, अब इंटीजर के साथ में एक लिमिट के बाद वो डेटा हैंडल नहीं कर पाएगा। तो आपके जो कंस्टेंट आपने डिफाइन कर रहे हैं कि मुझे इसी रेंज के अंदर अपना इनपुट देना है, आपने जो वैल्यू दी है, जो इनपुट दिया है, वो इस पर्टिकुलर कंस्टेंट को फुलफिल करे। अगर ये कंस्टेंट फुलफिल होगा
तो आपके अब कोड सबमिशन के बाद प्रॉपर आउटपुट देगा, सब कुछ सक्सेसफुल होगा। तो दोस्तों ये एक थर्ड एरर होती है जब कंस्ट्रेंट वायलेट होते हैं। जो कंस्ट्रेंट जो कोड आपको दिया, जो इनपुट सेट दिया था सारा, यहाँ पर सिंपल टेस्ट केसेस आपको दिए थे, वहाँ पर कंस्ट्रेंट भी दिए रहेंगे। उनमें से अगर कोई कंस्ट्रेंट वायलेट हो रहा है तो फिर ये टीवी की एरर आपके सामने आ जाएगी कंस्ट्रेंट वायलेशन की। अब दोस्तों अगर साइट पे हमने सब कुछ कर लिया तो मैं एक ये स्पेसिफिक केस बता रहा हूँ, फेंग या मेंग कंपनीज को क्रैक करना। क्लियर? फेंग कंपनीज या मेंग कंपनीज से मतलब तो क्लियर है अपने को। तो फेसबुक बोले या मेटा बोले हम उसको, तो ये वो सुपर ड्रीम कंपनीज हैं जिनका जिनको लेकर आपको यूजुअल थॉट रहता है। अभी तक की बात में क्या था, हम कुछ और प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी जो यूनिकॉर्न लेवल की उनको भी क्रैक कर सकते हैं। पर जब आप पर्टिकुलर पेंग मेंग लेवल की कंपनीज या उसके इक्विवेलेंट ऑफरिंग वाली कंपनीज की तरफ आगे बढ़ते हैं या सोचते हैं, तो जो टॉपिक अभी हमने पढ़े उसमें और फोकस्ड कहाँ होना, वो मैं बहुत शॉर्ट में आपसे बात कर रहा हूँ। जैसे एल्गोरिथम की कॉम्प्लेक्सिटी बहुत क्लियर होना चाहिए आपको, ये सबसे ज़्यादा जरूरी पार्ट है दोस्तों। जैसे सॉर्टिंग में होता है कि एन स्क्वायर में भी कॉम्प्लेक्सिटी आती है, एन लॉग एन में भी आती है, तो वो सॉर्टिंग टेक्निक्स आपको ज़्यादा बेटर समझना पड़ेगी कि क्विक सॉर्ट मर्ज सॉर्ट क्यों ज़्यादा बेटर फील होते हैं, क्यों ज़्यादा बेटर वो रिजल्ट जनरेट करते हैं, क्योंकि उनका जो कॉम्प्लेक्सिटी वो इन लॉग एन में आ रहा है। हालांकि क्विक सॉर्ट में बहुत स्पेशल केस होता है जब आप उसमें एन के अंदर भी रिजल्ट प्रोसेस करके देख सकते हो, जितने एलिमेंट उतनी प्रोसेस के साथ में जा पाएंगे। जब वो आइडियली जिसको बोलते हैं ना बेस्ट केस वाली जो सिचुएशन है, उसमें अगर हम आगे बढ़ेंगे तो आपको डिफरेंट मिलेगा। हेस टेबल्स के साथ में डेटा स्ट्रक्चर, उसका इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग अरे, ये बहुत जरूरी, ट्रीज के सारे ट्रिवर्सल मैनिपुलेशंस एल्गोरिथम सारे, ये रेड ब्लैक ट्री आपको एसटीएल और एवीएल के साथ बहुत ज़्यादा काम आएगा। आप कहीं भी जब आगे सेट वगैरह में काम करोगे, मैप में काम करोगे, तो आपको दिखेगा कि इंटरनली इनके लिए डेटा स्ट्रक्चर कौन सा यूज़ हो रहा है। तो एसटीएल यहाँ पर रेड ब्लैक का बहुत ज़्यादा यूज़ करती है इम्प्लीमेंटेशन में C++ के। फिर ट्री ट्रेवर्सल एल्गोरिथम्स में भी सारे इन ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर, प्री ऑर्डर, चाहे वो रिकर्सिव हो या नॉन रिकर्सिव हो, उनको लेके आपकी अच्छी खासी प्रैक्टिस होना चाहिए। ग्राफ्स एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों, क्योंकि ग्राफ को हम लोग बहुत लाइट नोट पर नहीं ले पाएंगे। ट्री के साथ में फिर भी अपनी लिमिटेशंस हैं, लेकिन जब आप ग्राफ अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो ग्राफ के साथ में तो रॉ स्ट्रक्चर भी आ सकता है आपके साथ। तो यहाँ पर थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन आती है, ग्राफ्स के एल्गोरिथम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसके सारे ट्रेवर्सल्स एल्गोरिथम्स, सारा उसका मैनेजमेंट, कि आप ग्राफ जब स्टोर करते हो तो एडजेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन, उसके मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन क्या होंगे, ये सब भी कवर होगा। अदर डेटा स्ट्रक्चर्स के साथ में भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम होगी, जैसे ट्रेवलिंग सेल्समैन प्रॉब्लम है, नैपसेक प्रॉब्लम है। साथ में दोस्तों यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जब फेंग मेंग कंपनीज को अगर टारगेट कर रहे हैं या उसके इक्विवेलेंट भी आपको टारगेट करते हो, तो आपका मैथमेटिक्स पे भी बहुत अच्छा कमांड होना जरूरी है। मैथ्स के कोई स्पेशल जो टॉपिक्स हैं जैसे डिस्क्रीट काउंटिंग प्रॉब्लम्स हैं, प्रोबेबिलिटी है, ऐसे कुछ ऐसे स्पेसिफिक, जैसे मॉड्यूलों को लेके कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि आपको सॉल्यूशन दिया है और एन मॉड्यूलो के साथ में आपको कोई रिजल्ट जनरेट करना है। तो ये कुछ ऐसे स्पेसिफिक केसेस होंगे जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फोकस्ड होने की नीड होगी, आपको पैरेलल में भी इन टॉपिक्स पे काम करना पड़ेगा। फिर ये प्रोसेस थ्रेड जो मैंने पहले भी बता चुका हूँ, ये सारे पॉइंट कि डेडलॉक और ये शेड्यूलिंग, कॉन्करेंसी कंट्रोल वगैरह को लेके ओएस के टॉपिक मैंने आपसे पहले भी बात कर ली थी इस बारे में। फिर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए है यहाँ पर दोस्तों। इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्यों है? जब आप अपना रिज्यूम प्रिपेयर करते हो, जब रिज्यूम आपको मार्केट में जाता है, आप अप्लाई करना शुरू करते हो, तो रिज्यूम में क्या क्या पॉइंट कोर लेवल पे कवर होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मैं बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये टॉपिक अपने आप में एक सेपरेट लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे। तो यहाँ पर आपका एकेडमिक इन्फॉर्मेशन सारी, आपका स्किल सेट, सारे इंटर्नशिप प्रोजेक्ट, ये सब कुछ प्रॉपरली मेंशन हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं हो जो आप स्किप कर दें। खासकर इंटर्नशिप प्रोजेक्ट बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर के बाद मूव करते हैं तो
जो टेक्नोलॉजी आप सीख रहे हो, प्रैक्टिस में ला रहे हो, उनको प्रोजेक्ट लेवल पे लेके जाना बहुत ज़रूरी हो जाएगा हमारे लिए। तो खासकर जब इंटर्नशिप भी कर रहे हो, तो आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट असाइन होगा, वो प्रोजेक्ट मेंशन होना चाहिए पूरा। आपकी गिटहब की लिंक होना चाहिए प्रॉपर पर्सनल वेबसाइट या आपका लिंक्डइन विथ कस्टमाइज यूआरएल, अगर बना पाओ तो बेस्ट है वो। बाकी एटलीस्ट आपका गिटहब, लिंक्डइन प्रोफाइल ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे हम लोग फर्स्ट ईयर में आते हैं, थोड़ा सा इन चीज़ों को समझना कि गिट क्या है, गिटहब क्या है, कैसे वर्जन कंट्रोल पे हम लोग काम कर सकते हैं, या आपका जो भी वर्क किया हुआ सारा, वो चाहे वो C++ के प्रोग्राम से लेके जावा में कोई एप्लीकेशंस आपने डेवलप की या फिर कोई मोबाइल ऐप आपने डेवलप किया है, तो उन सब की जानकारी, उनके कोड्स, वो सब कुछ आप प्रॉपरली गिटहब पे अगर कॉन्फ़िगर करके रखते हैं, तो वो एनी टाइम एक्सेसिबल होंगे, आप एनी टाइम शो कर पाओगे कहीं पर भी। फिर प्रोजेक्ट्स को लेके अगर हम बात कर रहे हैं, तो उसका एक्सपेंशन, उसका पर्पस क्या है स्पेसिफिक, जो आपने इंटर्नशिप में कवर किया है, फिर उससे आपने क्या स्किल्स सीखी और क्या उसका फाइनल आउटकम है आपके प्रोजेक्ट का, आपकी एप्लीकेशन का। ये प्रोजेक्ट का टाइप वेब भी हो सकता है, मोबाइल ऐप भी हो सकता है, कोई यूटिलिटी एप्लीकेशन हो सकती है, पर जो भी आप लिखो उसमें आपको नॉलेज होना चाहिए, आपने प्रैक्टिकली काम किया हो। अदरवाइज जब हम सब कुछ बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे और प्रोजेक्ट के समय अगर आपने कुछ थोड़ी भी अगर फोकस्ड वे में चीज़ों को लिखा नहीं है या आपको उसका नॉलेज नहीं है, आप बता नहीं पा रहे हो, तो ये चीज़ आपके लिए निगेटिव हो जाएगी। तो यहाँ अलर्ट ज़्यादा रहना है अपने को। अब दोस्तों, ये भी एक ऐसा टॉपिक है कि आपके सामने कई डाउट्स आते हैं जब आप इंटरव्यू फेस करते हो, तो आपको लगता है कि पता नहीं मेरा कॉलेज का नाम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा क्या। तो दोस्तों, मैं इस पे अलग से भी बात करूंगा थोड़ी सी आपसे कभी। अभी सिर्फ इतना समझ लें कि कॉलेज के नेम का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं है। अगर आपने प्रिपरेशन की है, सपोज आप IITs, NITs और इक्विवेलेंट कॉलेज में, तो कंसर्न ही नहीं है। ये उन लोगों के लिए बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ टियर 2, टियर 3 में जो स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, जिनको लगता है कि शायद उस लेवल की कंपनी हमारे कैंपस में आएगी या नहीं आएगी, या आएगी तो कितनों को लेके जाएगी। तो ऐसे स्टूडेंट के लिए दिमाग में रखना है कि इन कंपनीज को कहीं भी कॉलेज के नेम से कोई मतलब उनको कंस्टेंट ही नहीं है, ऐसा कोई दिमाग में। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर सपोज आपके कॉलेज में नहीं भी आई, तो अगर आपने एक मॉडरेट लेवल का कोई ऑफर अगर आपने कॉलेज से लिया है, 8 लाख का, 7 लाख का, 5 लाख का भी लिया है, और आप अपनी प्रिपरेशन आप कंटिन्यू रख रहे हो, तो 6 मंथ से 1 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद भी आप टॉप ड्रीम IT MNCs को फिर से क्रैक कर सकते हो। तो ये सिर्फ डिफरेंस कितना आना है, 6 मंथ टू 1 ईयर का एक डिफरेंस आपके करियर में आ सकता है इस लेवल की कंपनीज को टारगेट करने में। पर वो रास्ते खुले रहेंगे, कॉलेज के नेम का कोई बहुत ज़्यादा कंस्टेंट कभी नहीं आएगा कि आपके टियर 2, टियर 3 लेवल के कॉलेज में हो। हाँ, रिज्यूमे जो मैंने आपसे रिक्वेस्ट की कि रिज्यूमे में जो पॉइंट आपको ज़रूरी मेंशन करना, उतने बहुत ज़्यादा ज़रूरी, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो तो रॉ रिज्यूम नहीं होना चाहिए। तो जो कुछ भी हो, जो आपका अचीवमेंट है, जो आपने किया है, जो आपका कमांड कॉन्फिडेंस है, उन्हीं चीज़ों को आपकी नोटिंग में लाना है रिज्यूमे के अंदर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो ये था कि नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। ब्रांच इंपॉर्टेंट है क्या? तो दोस्तों, यहाँ पर जो लोग CSIT बैकग्राउंड के, उनको तो एक अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कंपेरेटिव, पर जिनकी ब्रांच मैकेनिकल, सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, या नॉन टेक कोई बैकग्राउंड से हैं, MBA बैकग्राउंड से, या MSc मैथमेटिक्स, फिजिक्स, या कोई और एरिया से आ रहे हैं, तो दोस्तों आपके लिए भी चांसेस खुले हुए हैं। बस जर्नी में मैंने बताया आपको 6 मंथ टू 1 ईयर का डिफरेंस आता है। आप पहले अपनी प्रिपरेशन करके, फोकस करके एक बार आप कंपनीज क्रैक कर लो मॉडरेट लेवल की, फिर हम लोग अपनी, जो मैंने प्रिपरेशन आज सारी आपसे डिस्कस की है, इस रोड मैप के साथ आप पूरी ताकत लगा दो, वो 6 महीने 8 महीने बाद फिर इनको ट्राई करना शुरू कर दो। सारी कंपनीज आपको ऑफर देगी, बुलाएगी, बात करेगी, असेसमेंट करेगी आपका। CGPA को लेके एक थोड़ी सी बात समझना है कि जो बहुत अपर लेवल के फिल्टर वाली जो कंपनीज हैं, वहाँ पर एक लेवल के बाद CGPA काउंट होता है, मायने रखता है। 7.5 एंड अबव एटलीस्ट अगर आपका है, तो भी उन कंपनीज के लिए प्रेफरेबल होता है।
जिनका CGPA इससे लो होता है उन्हें भी चिंता इसलिए नहीं करना है कि आपके पास डेवलपमेंट वाला पूरा ट्रैक भी ओपन है। उस ट्रैक से एंटर होके फिर वही 6 मंथ 1 ईयर वाला ऑप्शन है, बाद में जाके पहुंच जाएंगे हम लोग वहां पर, टारगेटिंग कर पाएंगे। आज भी जैसे मेरा साथ वाला मेरा खास जो फ्रेंड है, जिससे मेरे साथ ही 98 में हम साथ में सेलेक्ट हुए थे एक इनिशियल कंपनी में, तो बाद में उसने ट्राई किया, करंटली इज वर्किंग इन माइक्रोसॉफ्ट सिएटल हेडक्वार्टर। तो वो नॉर्मल एकेडमी बैकग्राउंड से सब लोग गए और बाद में किसी दूसरी कंपनी के थ्रू वो लोग जो भी ड्रीम फैंग मैंग लेवल की जो कंपनीज हैं उन कंपनीज में जा चुके हैं, पहुंच के लंबे समय से काम कर रहे हैं, बहुत लंबा समय हो गया वो वहाँ पर काम करते हुए। तो दोस्तों ये बहुत बड़ा कंस्ट्रेंट नहीं है कहीं भी, हमें अपनी प्रिपरेशन में अपनी कमी कहीं नहीं रखना है। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों इस रोड मैप को लेकर आपको एक बहुत डिटेल्ड क्लियरिंग हुई होगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा नहीं तो बहुत कम बात भी नहीं करी हमने, एक सफिशिएंट टाइम लिया है ताकि आपको टॉपिक्स को लेके विजुअलाइजेशन हो, कॉन्सेप्ट हो। और मुझे उम्मीद है जब आप इस रोड मैप को फॉलो करेंगे तो 100% हम लोग कहीं ना कहीं बड़े किसी ब्रांड को, बड़ी IT MNC को क्रैक कर पाएंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है इस रोड मैप से आपको क्लैरिटी आई होगी, कॉन्फिडेंस आया होगा। आपको फिर भी कोई डाउट्स होंगे तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं हमें। अगर आपको लेक्चर ठीक लगा हो, इस रोड मैप को लेकर कुछ फ्रूटफुल लगा हो, तो मेरा रिक्वेस्ट है आप तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के बीच में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन जरूर प्रेस कर लें, जिससे आप ओसोप कोडिंग के सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स को लेकर नोटिफाइड रहें। तो दोस्तों ऑल द बेस्ट, थैंक यू।